बांस में सोना। एक गांव में मनोज अपनी गैंग के साथ रहता था। वो अपनी गैंग के साथ मिलकर पूरे गांव में चोरी करता था। उसकी चोरी की हरकतों से सारे गांव वाले परेशान थे। वो किसी के भी घर में घुसकर उनका पैसा, सोना, चांदी, जेवरात सभी लूट लिया करता था और वो हमेशा बड़ी ही चालाकी से बचकर भाग निकलता था। आज तक उसको कोई पकड़ नहीं पाया था। एक दिन जब मनोज चोरी करके वापस आया तो उसने बड़े खुश होते हुए अपने साथियों से कहा, अरे वाह, आज तो मजा आ गया भाई। किशोर के घर में तो बहुत माल हाथ लगा है, कई लाखों का होगा ये लो तुम लोग अपना इनाम। उसकी बात सुनकर उसके गुंडे साथी ने कहा, जी उस्ताद, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो हम पार्टी करेंगे। अपने साथियों की बात सुनकर मनोज ने कहा, हाँ ठीक है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, ये तो अभी थोड़ा ही माल है। मैं सोचता हूँ कल क्यों ना गांव के बैंक में ही डाका डाला जाए, खूब सारा पैसा हाथ आएगा। मनोज की ये बात सुनकर उसके एक साथी ने कहा, लेकिन उस्ताद, बैंक में तो बहुत सुरक्षा रहती है ना, और इतना सारा पैसा हम कहाँ छुपाएंगे, अगर पकड़े गए तो। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि हम डाका भी डालेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। उसी गांव में कुमार नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ईमानदार था और जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता था। उसी शाम मनोज कुमार के पास गया और उसने कुमार से कहा, अरे भाई कुमार, इधर आओ, बात सुनो। जी सरकार, कहिए। अरे भाई कुमार, तो मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। जी सरकार, बताइए कितनी लकड़ियां, मैं कल घर पहुंचा दूंगा। अरे भाई, घर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ट्रक भर के लकड़ियां चाहिए, मैं ट्रक अपना ही ले आऊँगा। अरे क्या कहा सरकार, एक ट्रक लकड़ी? हाँ सरकार, मैं इंतज़ाम कर दूंगा, आप कल आ जाइए। अच्छा ठीक है, ये लो एडवांस। मनोज उसे कुछ पैसे एडवांस देकर चला जाता है। लेकिन मनोज के जाने के बाद कुमार सोचता है कि आखिर उसे इतनी लकड़ी की आवश्यकता क्यों है। लेकिन कुमार पैसे लेकर मनोज को एक ट्रक लकड़ी का इंतजाम कर देता है। मनोज ट्रक में लकड़ी भरकर गांव के बाहर खड़ी कर देता है और कुमार वहां पे छुपकर सब कुछ देखने लगता है। उसी शाम को मनोज और उसके साथी गांव के बैंक में डाका डालते हैं और वो सारा पैसा लाकर उसी लकड़ी के ट्रक में छुपा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुमार चोरी चोरी सब देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है, ये लकड़ी के बहाने पैसा चुराकर भागने वाले हैं, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। कुमार सारी बात जाकर पुलिस को बता देता है और पुलिस सड़क के बाहर नाका लगा देती है। जैसे ही मनोज और उसके साथी लकड़ी वाला ट्रक लेकर आते हैं, तभी पुलिस उन्हें रोक लेती है। अरे रुको, क्या है गाड़ी में? अरे सरकार, लकड़ी है, लकड़ी देख लीजिए। पुलिस वाले जैसे ही पीछे जाकर ट्रक की चेकिंग करते हैं और लकड़ियां उठाते हैं तो उन्हें वहां पे नीचे पैसे ही पैसे मिलते हैं। मनोज और उसके साथी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। कुमार को इनाम दिया जाता है और उसकी चतुराई की सभी तारीफ करते हैं। काला पिज्जा। कुछ साल पहले की बात थी। धर्मा करके एक आदमी था। उसका एक कैफे था, धर्मा कैफे। उसमें वह तरह तरह के पफ, समोसे, केक्स, ड्रिंक्स और कॉफ़ी भी बेचता था। उसका कैफे बहुत मशहूर था, सभी लोग वहाँ के स्वाद पसंद करते थे। कुछ साल तक उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हाल ही में उसके यहाँ ग्राहक आना कम हो गए थे। तभी धर्मा ने उसके बेटा दीपक को बुलाया और ऐसा बोला, बेटा दीपक, तुम देख ही रहे हो कि इस गांव में और हमारे गली में भी 2-3 नए कैफ़े खुल चुके हैं। इसी कारण हमारे कैफ़े का आमदनी कम हो चुका है। अभी हम लॉस में चल रहे हैं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं। पिताजी, अभी आप इस कैफ़े को नहीं संभाल सकते, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। दीपक अपने पिताजी को ऐसा बोलकर एक बहुत बड़ा काम अपने सर पे ले लिया। फिर दीपक सोच में पड़ जाता है। वह अपने कैफ़े में पूरी तरह बदलाव लाने की सोचता है। उसने तुरंत अपने दोस्त को बुलाकर सारे इंटीरियर्स को बदलने के लिए बोला, यार शेरू, मैं अपने कैफ़े में नया इंटीरियर बनाना चाहता हूँ ताकि उसको देखकर मेरे ग्राहक बढ़ सकें। ठीक है यार, वो तो आसानी सी बात है, थोड़े से ब्राइट कलर्स डालेंगे
और लाइटिंग भी अच्छा लगाएंगे। देखना, तुम्हारा कैफे 5 स्टार होटल जैसा दिखेगा। जैसा उसने सोचा ऐसा ही हुआ। कैफे का सारा लुक दीपक और शेरू मिलकर बदल डालते हैं, लेकिन उसके कैफे के सेल्स में कुछ खास बदलाव नहीं आती। तभी एक दिन दीपक मुंह लटकाकर घर आया। उसको उदास देखकर धर्मा जी ने पूछे, क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या करूं पिताजी, मैं अपने कैफे में बहुत कुछ बदल डाला, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कुछ ऐसा करो, एक अनोखी नया पकवान को शुरू करो जो सिर्फ हमारे कैफे में ही मिले, ताकि लोग उसे खाने के लिए भागते हुए आएं। पिताजी का बात मानकर दीपक इंटरनेट पे खोज शुरू किया। तरह तरह के डिशेस देखने लगा, लेकिन उसकी नज़र एक ब्लैक पिज्ज़ा पर पड़ती है। दीपक उस ब्लैक पिज्ज़ा को अपने कैफ़े में शुरू करना चाहा। जब से कैफ़े में ब्लैक पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लैक पिज़्ज़ा दिखने में काली है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। गांव में और शहर के लड़के लड़कियां, नौजवान उस ब्लैक पिज़्ज़ा को खाने के लिए आने लगे। दीपक भी ब्लैक पिज़्ज़ा के तस्वीरें कैफ़े के चारों तरफ लगा देता है। कुछ ही दिन में उस ब्लैक पिज़्ज़ा की वजह से लाखों रुपए कमाने लगता है। फिर एक आदमी आकर दीपक से बोला, अरे दीपक बेटा, तूने फिर से अपने पापा की कैफे को खोया हुआ वैभव लेके आया है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लंबी टांगों वाली गाय। एक गांव में रामू नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास काफ़ी अलग अलग किस्म की गायें थी। कोई गाय भूरी थी, कोई नीली, कोई सफ़ेद, लेकिन उनमें से सबसे खास एक काली गाय थी, जो पहाड़ी नस्ल की अच्छी गाय थी। वो सभी गायों में सबसे ज़्यादा दूध देती थी। रामू उसे खूब प्यार करता था। ये देखकर बाकी गायें उससे जला करती थी और उसका मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि वो रंग की काली थी और कद में काफ़ी छोटी भी थी। लेकिन काली गाय उन सभी गायों के सामने किसी बात पर गौर न करने का दिखावा किया करती थी, लेकिन वो मन ही मन में रोया करती थी। हे भगवान, मैं इतनी छोटी और काली क्यों हूँ? आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब रामू सभी गायों को तालाब के पास नहलाने के लिए लेकर गया, तो सभी गाय तालाब में घुसकर आराम से नहाने लगी। लेकिन काली गाय जैसे ही तालाब में गई, उसे तैरना नहीं आता था और वो अपने छोटे कद के कारण तालाब में डूबने लगी। रामू ने फिर उसे बाहर निकाला। ये देखकर सभी गायें उस पर हंसने लगी। काली गाय को इस बात का बड़ा दुख हुआ और वो दुखी होकर जंगल की ओर भाग गई और जंगल में एक जगह पहाड़ी के किनारे जाकर रोने लगी। हे कामधेनु माता, ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा मौत है। मैं आपके चरणों में आ रही हूँ। अपने मन में ऐसा विचार लाकर जैसे ही काली गाय पहाड़ी से कूदने लगी, तभी वहाँ पर कामधेनु गाय प्रकट हुई। काली गाय, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। पर माता, मेरा छोटा कद है, इस बात का सब मजाक उड़ाते हैं। ये टांगे किसी काम की नहीं, ये शरीर किसी काम का नहीं है माता। हर किसी को सोच समझ कर धरती पर भेजा गया है। तुम्हारा दूध इतना स्वादिष्ट है कि रोगों का निवारण हो जाता है और कई लोग उससे जीवित रहते हैं। तुम्हें मरना नहीं चाहिए। और क्या तुम अपने मालिक को भूल गई, जो तुम्हें बहुत चाहते हैं? और रही बात तुम्हारी कद काठी की, तो लो, तुम्हें वरदान देती हूँ। जब चाहो अपना कद आकार बदल सकती हो। काली गाय को वरदान देकर कामधेनु गाय वहाँ से चली जाती है और काली गाय वापस आ जाती है। एक दिन अचानक काफ़ी तेज बारिश होती है और बारिश का पानी रामू की गौशाला में घुस आता है। सभी गाय वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन तभी काली गाय को कामधेनु माता का वरदान याद आता है और वो आंखें बंद कर वरदान मांगती है। काली गाय की टांगें लंबी हो जाती हैं। ये देखकर सभी गाय हैरान हो जाती हैं। सभी गाय जैसे ही भागने लगती हैं, पानी इतना तेज हो जाता है कि सभी गायें भी डूबने लगती हैं। लेकिन काली गाय अपनी टांगों को जितना चाहे मर्जी लंबा कर सकती थी और सभी गायों को डूबता देखकर वो सभी गायों को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और सभी को लेकर बाहर सुरक्षित स्थान पर आ जाती है।
अब सभी गायों को अपने किए का पछतावा होता है और वो काली गाय से माफी मांगती हैं। काली गाय, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हारे रंग रूप का और कद काठी का मजाक उड़ाया है, मगर आज तुमने हम सबकी जान बचा ली। हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। हमें कभी रंग भेद नहीं करना चाहिए। काली गाय हंसते हुए गर्दन हिलाकर उन्हें माफ कर देती है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।